This is my 11th lecture on equilibrium. In this lecture, we will do a very important topic of ionic equilibrium, which is salt hydrolysis. So please watch this lecture carefully and don't forget to subscribe my channel Chemistry by a Friend. Thank you so much. Okay students, now we start the very important topic salt hydrolysis. देखिए होता क्या है इसमें, इफ़ एसिड एंड बेस, अगर एसिड और बेस को अगर अपन इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, लिमिटिंग रेजेंट हो जाएंगे, है ना। तब उसमें क्या होता है, वो केस हो सकता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। तो इस बात को लिखते हैं पहले, देखो इफ़ एसिड एंड बेस, ध्यान दो, इफ़ एसिड एंड बेस आर मिक्स्ड in equal proportion, इसका मतलब क्या होगा, that is both are limiting reagent मतलब दोनों खत्म हो चुके हैं, limiting reagent then our final solution, अब बताओ फाइनल सॉल्यूशन में क्या बचेगा, then our final solution contains salt and water. So it will be a case of salt hydrolysis. अब इस बात को अपन समझेंगे वापस से, ध्यान दो। अगर अपने के पास सॉल्ट और एसिड और बेस अपन दोनों मिलाएं और दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में मिलाएं, ठीक है, तो क्या होगा, सिर्फ सॉल्ट बचेगा और वाटर बचेगा ना। अब वो सॉल्ट क्या कराएगा, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस कराएगा। तो कैसे, मान लो मैंने एक एसिड लिया HA लिया, एक बेस लिया BOH लिया, रिएक्शन में इसने बनाया BA बनाया और साथ में H2 बनाया, है ना। अब क्या हुआ, इसके मान लो मैंने कुछ भी इसके इक्वल प्रोपोर्शन लिया तो ये दोनों तो ख़त्म हो जाएंगे फाइनली, है ना। अब फाइनली क्या बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा। अब अगर ये BA है ना, BA अब आगे अगर मान लो वाटर को तोड़ता है तो क्या होगा, वो सॉल्ट, हाइड्रो मतलब पानी और लाइस मतलब पानी को तोड़ रहा है। कौन तोड़ रहा है, सॉल्ट तोड़ रहा है। उसके बेस पे डिपेंड करेगा कि एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा या बेसिक सॉल्यूशन बनेगा। अब देखो कैसे, अब जैसे B है ना, तो ये क्या है, B+ हो गया, और A हो गया तो क्या हो जाएगा, A-, है ना। सॉल्ट तो पूरा टूट चुका है तो B+ और A- में हो जाएगा। अब B+ जो होगा उससे उसको अगर H2 को उससे रिएक्ट करेगा। अब अगर मान लो B+ ने, ध्यान दो, अगर B+ ने वाटर को तोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, BOH बन जाएगा और H+ निकल जाएगा। तो किसने तोड़ा, कैटायन ने तोड़ा ना, तो इसको बोलते हैं कैटायनिक, इसको बोलेंगे कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस। समझ में आई बात। अगर एनायन ने तोड़ा पानी को, ये बन जाएगा HA बन जाएगा, साथ में OH- निकाल देगा। अगर एनायन ने तोड़ा तो ये बोलेंगे, इसको बोलेंगे एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। अब आप खुद देखो, जब कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस हुआ तो उसमें क्या हुआ, उसमें H+ निकला, मतलब सॉल्यूशन कौन से नेचर का हो जाएगा, इसके अंदर एसिडिक नेचर का हो जाएगा। तो इस केस में सॉल्यूशन जो होगा वो कौन से नेचर का होगा, एसिडिक। और एनायनिक अगर हुआ तो OH- निकला तो इसका मतलब कैसे नेचर का हो जाएगा, ये बेसिक नेचर का हो जाएगा, है ना। अब आपको समझना है कि कब B+ पानी को तोड़ेगा, कब A- पानी को तोड़ेगा, है ना। तो ये आपको मैं पहले भी समझा चुका हूँ, वापस समझा दो। देखो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने बोला, अगर मैं बात करता हूँ माइनस की, तो जैसे बात करूँ मैं Cl- और CH3COO-, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एक एसिड के एनायंस हैं, है ना। तो अगर इसको मैं H2 के साथ रिएक्ट करूँगा, इसको भी H2 के साथ रिएक्ट करूँगा, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा HCl और OH-, और ये बनाएगा CH3COOH और OH-। अब मैंने आपको पहले कहा था, रिएक्शन जो होती है वो हमेशा वीक एसिड की तरफ जाएगी, हमेशा ना वीक एसिड की तरफ। पर ये क्या है, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, इसका मतलब ये रिएक्शन तो क्या होगी, नहीं होगी। पर ये क्या है, ये वीक एसिड है, वीक एसिड तो ये रिएक्शन होगी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कंक्लूजन ये पॉइंट निकाल सकते हैं अपन कि जो एनायन है, जो वीक एसिड के एनायन है ना, वो तो हाइड्रोलाइसिस करा पा रहे हैं, पर जो स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायंस है ना, वो हाइड्रोलाइसिस नहीं करा पा रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको। ऐसे ही क्या होगा, ऐसे बेसिस में भी होगा, जो वीक एसिड होंगे ना, वीक बेस होंगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल समझाऊँ,
है ना। देखिए अगर मैं बोलूँ NH4 प्लस लूँ और मैंने लिया Na प्लस लिए N लिए लिखा है ना, ठीक है। अगर मैं दोनों को वाटर से कराऊंगा रिएक्ट H2O प्लस H2 कराऊंगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा NH4OH और H प्लस बनाएगा, और ये बनाएगा NaOH और OH प्लस बनाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मुझे बताओ कि ये जो है वीक एसिड, ये तो वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब रिएक्शन स्ट्रॉन्ग की तरफ तो नहीं आएगी, रिएक्शन वीक की तरफ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, ये जो NH4 प्लस है ना, ये ये हाइड्रोलिसिस करा सकता है, और CH3CO माइनस भी हाइड्रोलिसिस करा सकता है, बट Cl माइनस नहीं करा पाएगा, Na प्लस नहीं करा पाएगा। इसका मतलब कंक्लूजन ये है कि जो है ना कैटायन से बोलेंगे कैटायंस एंड एनायंस ऑफ वीक बेस एंड वीक एसिड कैन हाइड्रोलाइज ओनली, है ना। मतलब वीक एसिड और वीक बेस के जो कैटायन एनायन होंगे ना, केवल वही हाइड्रोलाइज कराएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कैटायन एनायन होंगे वो हाइड्रोलाइसिस नहीं कराएंगे ना। तो इसी बात को अगर मैं जनरलाइज करूँ, ध्यान दो, तो अगर स्ट्रॉन्ग तो इजीली याद हो जाएंगे अपने को, है ना। तो अपन बताते थे कौन कौन हाइड्रोलाइज नहीं कराएगा, ध्यान से देखना। तो स्ट्रॉन्ग के नहीं कराएंगे ना, तो वही बात लिखते हैं, देखो अपन, है ना। देखो अपन लिख रहे हैं एनायंस which will not hydrolyze, पहले तो समझना पड़ेगा कौन हाइड्रोलाइज कराएगा कौन नहीं कराएगा। तो कौन कौन नहीं कराएंगे, स्ट्रॉन्ग वाले नहीं कराएंगे। तो स्ट्रॉन्ग तो 6 एसिड होते हैं, एक तो होता है HClO4, तो HClO4 कौन सा हो जाएगा, ClO4 माइनस, ये नहीं कराएगा। H2SO4 कौन सा हो जाएगा, SO42 माइनस, ये नहीं कराएगा। HNO3 कौन सा हो जाएगा, NO3 माइनस, ये नहीं कराएगा। Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, मतलब इन सारे आयनाइंस को छोड़ के बाकी जितने भी होंगे वो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे और ये हाइड्रोलाइसिस नहीं कराएंगे। अगर बात करते हैं अगर अपन एनायंस की, तो ऐसे बोलेंगे, सॉरी एनायंस में ना कैटायंस की बात करते हैं, कैटायंस विच विल नॉट हाइड्रोलाइज। अगर कैटायन की बात करेंगे, ध्यान दो, तो कैटायन के अंदर तो क्या होगा, जो कैटायन स्ट्रॉन्ग से आएंगे हाइड्रोलाइज नहीं कराएंगे। तो मैंने सिखाया था आपको कि Na, मतलब फर्स्ट ग्रुप में पहले को लिथियम को छोड़ दो बाकी सारे, तो Na नहीं करा पाएगा, K नहीं करा पाएगा, Rb नहीं, रुबिडियम नहीं करा पाएगा, सीजियम नहीं करा पाएगा। और सेकंड ग्रुप में 2 छोड़ दो, तो बेटा मांगे छोड़ दो, तो कौन सा, कैल्शियम करा देगा, कैल्शियम नहीं करा पाएगा, स्ट्रोंशियम नहीं करा पाएगा और बेरियम भी नहीं करा पाएगा। इनको छोड़, ये जो अनायंस कैटायंस लिखे हैं, इनको छोड़ के सभी हाइड्रोलाइज करा पाएंगे। सिमिलरली ये एनायंस लिखे हैं, इन एनायंस को छोड़ के सभी क्या करा पाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करा पाएंगे, ठीक है ना। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ फटाफट से मैं, जैसे ना आपको ये रिएक्शन लिखाई थी, है ना, ये फर्स्ट रिएक्शन लिखाई थी आपको HA=BOH, है ना। इस रिएक्शन का नाम एक और है ना, इस रिएक्शन को एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। देखो वापस लिख के समझा दूँ, देखो आपको मैं, देखो एसिड आपको न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन तो क्या बताई थी आपको मैंने, ये बताया था आपको मैंने, जैसे HA हुआ, HA और BOH हुआ, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा BA प्लस H2O, ये रिवर्सिबल रिएक्शन रहेगी, ठीक है ना। अब इस रिएक्शन को बोलते हैं एसिड बेस, इसको बोलते हैं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब यहाँ पे एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। और उसका इस रिएक्शन का आप अपोजिट देख रहे हो, अगर आप इसको अपोजिट देखोगे तो यही एक तरह की सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। देखो इसमें क्या हुआ, BA है, BA वाटर को तोड़ के क्या बना देगा, BOH और HH, मतलब इसने उल्टी रिएक्शन जो होगी वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन होगी। इसका मतलब अगर मैं सीधी रिएक्शन बोलूँगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल रहा हूँ मैं ABN का, ABN मतलब एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन बोलूँगा, मतलब इस रिएक्शन का बोलूँगा, तो उल्टा जो होगा वो क्या होगा, यहाँ से उल्टा हो जाएगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, जिसको अपन बोलते हैं KH। तो ये KABN जो होगा ये किसके बराबर होगा, 1/KH के बराबर होगा। कई बार रिएक्शन के अंदर इसका ये अपन अभी आगे पढ़ेंगे ना, तो अपन हर केस के लिए KH निकालना सीखें। KH आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, आगे आपको फॉर्मूला बताऊंगा, बहुत इजीली निकाल सकते हो। पर क्या मान लो क्वेश्चन में आपको इसका KH नहीं पूछा हो, मान लो इसका ABN पूछा हो,
है ना, मतलब एसिड इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा हो तो आप नॉर्मली KH निकाल दो, उसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो KABN आ जाएगा। क्लियर बात सब लोगों को? तो KABN और KH में कंफ्यूज नहीं होना है। KH और KABN जो होता है वो एक दूसरे के इन्वर्सली होता है। यहाँ तो बात क्लियर है। जो KABN होता है ना, जो एसिड बेस रिएक्शन होती है ना, जो एसिड बेस रिएक्शन, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है ना, ये तो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। और जो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस होता है, वाटर तोड़ रहे हैं ना, तोड़ रहे हैं मतलब लाइसिस कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है एंडोथर्मिक। तोड़ने के लिए क्या चाहिए आपको? एनर्जी देनी पड़ती है, तो ये होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन ना। ठीक है, तो ये अपन ने बेसिक पढ़ा। अब इस पर अपन क्वेश्चन करेंगे। देखो पहले देख लेते हैं अपन ने यहाँ तक क्या पढ़ा है, ध्यान दो, है ना। अपन को जो जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो बस ये ध्यान रखनी है कि सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है कि जो पहली बात तो एसिड और बेस जो होते हैं ना वो इक्वल प्रोपोर्शन, सबसे पहले याद रखना है कि इक्वल प्रोपोर्शन में होगा तभी। कि देखो सेम एसिड बेस को मिलाने पे सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस भी हो सकता है और सेम एसिड बेस को मिलाने में बफर भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, पर वो डिपेंड करता है कि आपने कितने प्रोपोर्शन में मिलाया है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पहचानना ही बहुत बड़ी बात होती है इसमें ना। ठीक है, फिर बताया मैंने कि कैटायनिक अगर तोड़ेगा, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस होगी तो एसिड बनेगा, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस होगी तो बेस बनेगा। फिर मैं बताया केवल वीक एसिड और वीक बेस वाले ही क्या होते हैं, हाइड्रोलाइज करा पाएंगे, बाकी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाले नहीं करा पाएंगे। ये आपको एग्जाम्पल समझा, क्योंकि रिएक्शन हमेशा वीक की तरफ आती है। फिर यहाँ मैंने आपको बताया कि ये जब स्ट्रॉन्ग से आए, ये स्ट्रॉन्ग वाले जो होंगे ये हाइड्रोलाइसिस नहीं कराएंगे। और ये सीधी रिएक्शन एसिड बेस्ड रिएक्शन है, उल्टी रिएक्शन सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन है, तो दूसरी एक दूसरे के इन्वर्सली रहती है। जो एसिड बेस्ड रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, और जो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस वाली होगी वो कौन सी होगी, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो यहाँ तक सबको समझ में बात आई। अब ये जो बताया पढ़ा है इसी बेस पे अपन एक क्वेश्चन करते हैं, देखो फटाफट से। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स डू ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको बताना है कि ये जो सॉल्ट्स लिखे हुए हैं नीचे, इनमें किस किस में सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, साथ साथ में ये बताना है कि कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस है या एनायनिक हाइड्रोलाइसिस है, और साथ साथ में ये भी बताना है कि नेचर सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा। ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर बतानी है। क्लियर है आप सबको बात? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। ये फर्स्ट देखिए, फर्स्ट आपने देखा कि CaSO4, मुझे पता है Ca कहाँ से आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड से आता है, तो ये तो हाइड्रोलाइसिस नहीं कराएगा। और SO4 भी स्ट्रॉन्ग से आता है, दोनों स्ट्रॉन्ग से आ रहे, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है, तो हाइड्रोलाइसिस नहीं कराएंगे। तो ये क्या रहेगा, फाइनली न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ देखिए ये स्ट्रॉन्ग से आएगा तो ये हाइड्रोलाइसिस नहीं कराएगा, पर ये वीक एसिड से आएगा तो ये हाइड्रोलाइसिस कराएगा। हाइड्रोलाइसिस कराएगा तो कौन सा आएगा, एनायन है, तो इसको बोलेंगे एनायनिक, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। और जब भी एनायनिक होता है तो क्या होता है, हमेशा आपका बेसिक सॉल्यूशन बनता है। ये बात समझ में आप लोगों को। नेक्स्ट देखो NH4Cl, ये तो कहाँ से आया, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया, ये वीक बेस से आया, तो कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस होगी इसके अंदर। इसमें क्या होगी, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस होगी, है ना। और क्या कैटायन कर रहा है, इसका मतलब क्या बनेगा, हमेशा एसिड बनेगा, तो ये एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा, है ना। एक क्वेश्चन नीचे और है, देखिए NH4 NHClO4, तो Na तो NaOH से आया, तो ये स्ट्रॉन्ग से आया, ये भी स्ट्रॉन्ग से आया, तो कोई भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो इसके बाद में, है ना, नेक्स्ट देखिए इसके बाद में। अब देखो ये क्या है, मैंने कहा था कि फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट छोड़ दो, सेकंड ग्रुप में दो छोड़ दो, बाकी सारे बेस जो होंगे वो क्या रहेंगे, वीक रहेंगे। और अमोनिया के डेरिवेटिव तो वैसे सारे वीक होते, तो नाइट्रोजन आगे, इसका मतलब क्या है, ये वीक है, तो ये हाइड्रोलाइसिस कराएगा। ठीक है, और Br माइनस का स्ट्रॉन्ग से आएगा तो ये हाइड्रोलाइसिस नहीं कराएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी कैटायनिक, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। जब भी कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या होता है अपने पास, एसिडिक सॉल्यूशन आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये KOH से आया तो ये भी नहीं कराएगा, और I वाला भी नहीं कराएगा, ये HI से आया तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या CH3CO माइनस क्या है, ये आपका है, ये वीक से आया, ये भी वीक से आया, दोनों हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। इसका मतलब इसके अंदर कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस भी होगी, कैटायनिक एंड एनायनिक, एनायनिक दोनों हाइड्रोलाइसिस होंगी इसमें। और अगर दोनों हाइड्रोलाइसिस होंगी तो बताओ कैसिडिक बनेगा, बेसिक बनेगा, न्यूट्रल बनेगा, वो डिपेंड करेगा इन दोनों की Ka और Kb की वैल्यू के ऊपर ना। वैसे अभी आगे मैं सॉल्व कराऊंगा तो पूरा इसका एक्सप्रेशन आएगा, कैसा आएगा, पर आपको मैं शॉर्टकट यही बता रहा हूँ। देखो अगर दोनों का Ka और Kb बराबर है ना, देखो ये एसिड का Ka गिवन होगा, सर Kb दोनों गिवन होगा ना, ये बराबर है तो हो जाएगा न्यूट्रल। अगर Ka ज़्यादा होगा Kb से तो हो जाएगा एसिडिक, और Kb ज़्यादा होगा, और Ka से तो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा।
है ना। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको मैंने शॉर्टकट में बता दिया इसको। बाकी जब अपन आगे करेंगे, जब अपन आगे सॉल्व करेंगे इस वाले केस को, तब आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि ये वैल्यू जो आई ये आई कहाँ से, एसिडिक बेस न्यूट्रल आया कहाँ से, है ना। तो इतने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया है जिसमें हमने बताया है, आपको पहचानना आ चुका है मतलब अब कि हाइड्रोलाइसिस कौन सा टाइप का होगा, देख के बता दोगे कि ऑप्शन में कि ये बेसिक नेचर आएगा या एसिडिक नेचर आएगा। बेसिक नेचर आएगा तो आपका जो पीएच के आंसर होंगे सब किससे 7 से ऊपर होने चाहिए, और अगर एसिडिक नेचर होगा तो 7 से नीचे होने चाहिए। न्यूट्रल होगा तो क्या होगा, और वो 7 के इक्वल रहेगा। सब 14 डिग्री की 25 डिग्री सेल्सियस की बात चल रही है। अगर दोनों ही वीक रहेंगे तो के भी चेक कर लो, के भी अगर इक्वल रहेगा, के भी इक्वल रहेगा तो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। और के ए ज़्यादा होगा तो एसिडिक होगा, के भी ज़्यादा होगा तो बेसिक होगा। ठीक है, अब इसके बाद अपन केस चालू करेंगे। ठीक है, देखिए अब इसके बाद में देखो, अब इसके अपन केसेस पढ़ते हैं। देखो अब मुझे पता है कि इसमें टोटल कितने बनेंगे, 4 केस बनेंगे। देखो 4 केस कैसे बनेंगे, मान लो ये अपन ने लिया एसिड और बेस को मिक्स कर रहे हैं, है ना। तो मान लो अपन ने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स किया, स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स किया तो एक केस हो गया, है ना। सेकंड में क्या किया अपन ने, सेकंड में अपन ने स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस को कर दिया। थर्ड केस कौन सा पढ़ लेंगे अपन, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को कर लेंगे। और चौथा केस कौन सा पढ़ लेंगे, जब दोनों ही क्या होंगे, वीक रहेंगे, तो वीक एसिड प्लस वीक बेस। तो ये 4 केस पढ़ने हैं बस सिंपल से अपने को। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट केस कौन सा पढ़ेंगे, जब दोनों स्ट्रांग होगा, है ना। फर्स्ट केस होगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ध्यान दो, है ना। तो ये वैसे पढ़ चुके हैं अपन, हल्का सा आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस करेंगे तो अपन कोई सा भी एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो ध्यान, सॉरी, देखो कोई सा भी एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो एक, है ना। तो मान लो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल लिया HCl प्लस स्ट्रॉन्ग बेस लिया NaOH लिया, तो क्या बनाएगा, देखो ये बनाएगा NaCl प्लस H2 बनाएगा। इसकी मान लो पहले कंसनट्रेशन Cc थी, कुछ भी नहीं था, T=0 पे, और T इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, C और C बच जाएगा। अब ये बना NaCl। अब NaCl में क्या होगा, Na प्लस है और Cl माइनस है। तो अब क्या हुआ, इन दोनों में से ही दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग से हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग से हैं, तो दोनों ही क्या होगा, वाटर को नहीं तोड़ पाएंगे। ये NaOH और H प्लस नहीं बनेगा, और ये HCl और OH माइनस नहीं बनेगा, दोनों ही नहीं तोड़ पाएंगे। तो इसका मतलब नो रिएक्शन, मतलब क्या होगा, नो रिएक्शन। कोई रिएक्शन ही नहीं, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इसमें रिएक्शन जो हो रही है वो स्ट्रॉन्ग से वीक, ये वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रही है, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है और ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों रिएक्शन होगी ही नहीं। इसका मतलब कि हाइड्रोलाइसिस होगा ही नहीं। तो हम बोलेंगे, तो इसके अंदर बोलेंगे नो हाइड्रोलाइसिस, नो हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये न्यूट्रल होगा, हमेशा न्यूट्रल होगा, और पीएच कितना होगा इसका, 7 होगा। अगर आपने देखा हो तो अपन जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसके अंदर, तो अपन जब उसमें न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शंस आती हैं तो अपन क्या करते हैं, इसको कंसिडर करते ही नहीं है। अपन इन दोनों के इक्विवेलेंट चेक करते हैं, बस दोनों के इक्विवेलेंट सेम आ गए तो न्यूट्रल, एसिड के इक्विवेलेंट ज़्यादा आ गए तो एसिडिक, और बेस के इक्विवेलेंट ज़्यादा आ गए तो बेसिक, है ना। इसको देखा ही नहीं अपन ने कि ये तो आगे कुछ भी नहीं कर रहा है, NaCl तो आगे कुछ भी इफेक्ट, आगे कुछ भी पीएच में चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों में से ही कोई भी आयन वाटर का हाइड्रोलाइसिस नहीं करा पाएंगे। पर अब जब वीक आएगा ना जी, आगे वाले 3 केस आएंगे, इसमें ऐसा नहीं होगा। तो आप चेक कर लीजिएगा, जो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें जितने भी ऐसे वाले केस लिए थे इक्विवेलेंट्स वाले, वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के ही लिए थे, उसमें वीक को अपन ने कंसिडर किया ही नहीं था। क्लियर सबको यहाँ तक बात, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट केस, देखो इसके अंदर नेक्स्ट केस पढ़ेंगे अपन इसके बाद, वो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। देखिए नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। यहाँ तो बात क्लियर है आपको, जो कैसे करना है इसके अंदर। मान लो मैंने एक रिएक्शन ली, है ना, एक रिएक्शन ली, मान लो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब HCl ले लेते हैं, वीक बेस मान लो NH4OH ले लेते हैं, है ना। आपको क्वेश्चन में ये रिएक्शन गिवन है मान लो, है ना। अब जो ये रिएक्शन आपको गिवन होगी तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इनकी कंसनट्रेशन दे रखी होगी, तो T=0 पे कंसनट्रेशन दे रखी है Cc,
तो इक्विलिब्रियम पे जब टी इज इक्वल टू टी पे देखोगे तो क्या करोगे, ये ख़त्म हो जाएगा, ये बन जाएगा सी, ये पूरा सी बच जाएगा, और ये तो एक्सेस में, वाटर तो एक्सेस में है, कोई दिक्कत नहीं इसका। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, NH4Cl है। अब आप मुझे बताओ NH4Cl जो बनेगा, इसमें से वाटर का हाइड्रोलाइसिस कौन करेगा, NH4 करेगा या Cl करेगा? सबसे पहले देखो NH4Cl उठाएंगे अपन, ये कैसे टूटेगा, ये NH4 प्लस में टूटेगा और Cl माइनस टूटेगा, तो ये पैसी कंसनट्रेशन में C थी, तो अब ये कितना हो जाएगा, ये भी C बनेंगे और ये भी C बनेंगे। क्लियर आप लोग होता ना, तो हाइड्रोलाइज कौन कराएगा, हाइड्रोलाइज कराएगा केवल केवल NH4, क्योंकि ये कहाँ से आया, ये वीक से आया है। यहाँ तक बात समझ में आई? इसका मतलब कैटायन है तो कौन सा होगा, इसका मतलब ये तो समझ में आ गया, इसके अंदर कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस होगी, हाइड्रोलाइसिस है ना, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस होगी, और साथ साथ में ये एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा, एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा। और जो आपका आंसर आएगा वो 25 डिग्री सेल्सियस पे पीएच जो आएगा आपका वो <<7 आएगा। तो यहाँ तक आपको एक बात समझ में आ चुकी है कि जब अपन एसिड और बेस को, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को मिलाएंगे तो कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस होगी, और क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा, और पीएच क्या आएगा, 7 से कम आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अब देखो, अब जब फर्स्ट अपन ड्राइव करेंगे, फर्स्ट अपन पढ़ेंगे इसके अंदर जनरल हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, GHR, जनरल हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कौन सी होगी, देखो ये तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, हाइड्रोलाइसिस वाली होगी NH4 वाली, ध्यान दो, है ना। तो जब NH4 जो होगा आपका, जब ये वाटर से रिएक्ट करेगा, है ना, तो ये क्या बनाएगा आपके पास, ये बनाएगा NH4OH और H+ बनाएगा। इस H+ के कारण ये एसिडिक आ रहा है, और कैटायन तोड़ रहा है, इसलिए कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस आ रहा है। ठीक है, अब ये हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन है। अब इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाएगा उसको बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, तो इसको लिखा जाएगा KH। ये KH जो है ना, ये कहलाएगा आपके पास हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। ठीक है, तो KH की देखो वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हो गया NH4OH, ये डिवाइड बाई ये H+, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, NH4 आ जाएगा। वाटर तो क्या है, एक्सेस में है, तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्लियर बात सब लोगों को? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब इसका रिलेशन निकालेंगे अपन, सेकंड करेंगे रिलेशन बिटवीन KH, KW एंड KB। अब देखो KB क्या हो, KB किसके लिए होता है, एसिड के लिए होता है, बेस के लिए होता है, बेस के लिए होता है। बेस कौन सा है यहाँ पे, NH4OH है, तो NH4OH का अगर मैं KB लिखूँ तो NH4OH कैसे टूटेगा बताओ, NH4+ में और OH माइनस टूटेगा यहाँ पे। ठीक है, देखो दोस्तों KB तो क्या आएगा, KB आ जाएगा इसका दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस, तो ये आएगा OH माइनस मल्टीप्लाई बाई NH4+ और डिवाइड बाय आएगा NH4OH। समझ में आया सब लोगों को यहाँ तक? ठीक है, इसके बाद देखिए, अब ये आ गया, KB आ गया, है ना। नेक्स्ट देखो, इसके बाद ये KB आ गया। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, मेरे को KH और KB में रिलेशन निकालना है, समझ में आपको, मेरे को KH और KB में रिलेशन निकालना। तो एक काम करता हूँ मैं, KH इंटू KB करता हूँ, पहले क्या हो रहा है, KH इंटू मैं KB करूँगा, है ना। तो KH जो क्या था, NH4OH इंटू H+ और डिवाइड बाई क्या था, NH4+ था, और KB जो क्या आ गया था, OH माइनस NH4+ और डिवाइड बाई क्या आ गया, NH4OH आ गया। अब इस पर ऐसे करेंगे तो कोई ये क्या कहा, NH4OH कट जाएगा, NH4+ कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, H+ और OH माइनस आ जाएगा। तो क्या H+ OH माइनस को KW बोलते हैं, है ना, H+ OH माइनस को तो KW बोलते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, KH का, KH इंटू KB इज इक्वल टू KW। तो KH का फॉर्मूला आ जाएगा KW डिवाइड बाई KB। तो ये आपका फॉर्मूला आ चुका है, KW डिवाइड बाई KB जो होगा, KH का फॉर्मूला आ चुका है। KH क्या है, ये है हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है। यहाँ तक क्लियर है? तो है ना, ये आपको क्वेश्चन में गिवन, ये आपको निकालना है क्वेश्चन में। ये KW की वैल्यू जो होती है 10⁻⁻14 होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस, है ना, और KB की वैल्यू क्या होगी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो यहाँ पे अपन रिलेशन निकाल लिया KH से, KW का और KB का निकाल लिया। समझ में आया तक बात आपको? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो, इसके अंदर क्या है, थर्ड पार्ट है इसके अंदर, रिलेशन
रिलेशन बिटवीन के एच एंड एच, है ना। अब के एच तो पता है क्या है, के एच तो वही हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। और किस पे डिपेंड करेगा, ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर। जैसे के इक्विलिब्रियम था ना, वो के इक्विलिब्रियम का ही हाइड्रोलाइसिस हो रहा था, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट नाम दे दिया गया है। और जहाँ पे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा था ना, ऐसे यहाँ पे एच आ गया है। जो एच होगा वो होगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, बस वही है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस अपने क्या निकालना है, यहाँ पे एच निकालना है ना। ठीक है, देखो एच कैसे निकालेंगे, फिर से रिएक्शन लिखेंगे कौन सी, हाइड्रोलाइसिस वाली। तो देखो रिएक्शन क्या होगी, NH4 प्लस प्लस H2O, ये देगा आपको NH4, है ना, NH4OH और H प्लस देगा, ठीक है ना। तो अगर ये पहले C है, ये कुछ नहीं है, तो ये C माइनस, पहले C अल्फा होता था ना, अब अल्फा के जगह H आ जाएगा, CH आ जाएगा, और ये CH आ जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा, CH आ जाएगा। अब यहाँ से KH की वैल्यू निकाल, तो KH क्या आता है, दिस इंटू दिस डिवाइड बाई दिस, तो क्या होगा CH मल्टीप्लाई बाई CH, और C ब्रैकेट में तो 1 माइनस H, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा H स्क्वायर CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको, है ना। अब अगर अब क्या होता है इसमें, जो के एच जो होता है हाइड्रोलाइसिस होता है, ये हमेशा ही क्या होता है, ऑलवेज बहुत कम रहता है ना। तो इसमें क्या होता है, 1 जो होगा ना, ये हमेशा बहुत ज़्यादा रहेगा एच से, है ना। ये ऑलवेज ऑलवेज अगर ये रहेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि के एच की तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, तो के एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, CH स्क्वायर आ जाएगी। क्लियर बात सब लोगों को, ठीक है। देखो अगर के एच की वैल्यू CH स्क्वायर आ गई, तो यहाँ से बताओ क्या आ जाएगा, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच इज इक्वल टू आ जाएगा रूट के एच बाई सी। रूट क्या, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट के एच बाई सी आ जाएगी, सिंपल सी बात है। और के एच की वैल्यू क्या दे, और ना एक तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं अपन एच की वैल्यू, और एच की वैल्यू, और के एच की वैल्यू क्या आई थी ऊपर देखो, के डब्ल्यू बाई के बी आई थी, तो ये भी पुट कर सकते हैं अपन, तो क्या आ जाएगा के डब्ल्यू बाई के बी इंटू सी, ये भी सही है, ठीक है। अब इसमें जो मेजरली क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि आप बताइए कि इसके अंदर एच क्या आएगा, मतलब पीएच क्या आएगा सॉल्यूशन का, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, जो अब नेक्स्ट पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना है इसके अंदर। तो नेक्स्ट जो फोर्थ है, ये है डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। देखो तो जो H प्लस है, ये मुझे पता है किसी क्या होता है, C अल्फ़ा होता है ना नॉर्मेशन के लिए। अब यहाँ पे H है तो क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। बताओ कहाँ से आया ये, देखो H प्लस कहाँ से, H प्लस क्या आ गया था, H प्लस आ गया, CH आ गया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया CH। और मुझे पता है H की वैल्यू क्या आई थी ऊपर वाले से, यहाँ देखो H प्लस की वैल्यू क्या आई हुई है, तो ये अगर C और H की वैल्यू हो गई KW बाई KB इंटू C, है ना। एक सेकंड रुको, यहाँ पे ना डिवाइड बाई सी है ना, तो यहाँ पे नीचे डिवाइड बाई सी आएगा, तो यहाँ पे नीचे सी आएगा ना, 1 बाई सी आएगा, अपन ने ऊपर लिख दिया, ठीक है। देखो ध्यान से, अब अगर इसको मैं सी अंदर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू डिवाइड बाई के बी इंटू सी स्क्वायर अपॉन सी कट जाएगा, और फाइनली क्या आ जाएगा, के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी आ जाएगा, ठीक है। देखो तो एच प्लस की फाइनल वैल्यू क्या आ गई, एच प्लस की वैल्यू आ गई आपके पास रूट के डब्ल्यू इंटू सी डिवाइड बाई के बी। अब मान लो मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया, दोनों तरफ लॉग लूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉग एच प्लस आ जाएगा, और इस पूरे की पावर रूट हाफ है, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ब्रैकेट में, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, के डब्ल्यू इंटू सी डिवाइड बाई के बी की पावर हाफ, तो लॉग दिस, तो ये हाफ आगे आ जाएगा, तो हाफ आगे आ गया, और ये हो गया लॉग, है ना। और ब्रैकेट में क्या हो गया, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाले क्या हो जाते हैं, अच्छा ऐसे करते हैं लॉग, और ये के डब्ल्यू डॉट सी डिवाइड बाई के बी, सही है, समझ में आया सबको यहाँ तक। अब देखो मल्टीप्लाई वाले हो जाते हैं ऐड, तो क्या हो जाएगा, देखो अपना ये लॉग एच प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हाफ हो गया बाहर, और अंदर देखो क्या आ जाएगा, लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग सी माइनस लॉग के बी हो जाएगा। क्लियर सबको यहाँ तक, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मैं इस पूरी रिएक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, है ना, माइनस से करूँगा तो क्या आ जाएगा, माइनस लॉग एच प्लस हाफ माइनस लॉग के डब्ल्यू,
ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा प्लस लॉग, ये काम करते हैं बाहर एक माइनस रखते हैं, एक माइनस अंदर, ये हो गया लॉग के बी माइनस लॉग सी। समझ में, पूरी रिएक्शन को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस लॉग एच क्या होता है, ये होता है अपने पास पी एच, है ना, हाफ। और माइनस लॉग के डब्ल्यू क्या होगा, ये होगा पी के डब्ल्यू। और ये माइनस और माइनस लॉग के बी क्या होगा, पी के बी। और ये माइनस क्या हो जाएगा, लॉग सी हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास फाइनल इक्वेशन आ चुकी है कि अगर सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का क्वेश्चन हो जिसमें वीक बेस हो और स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो पीएच की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस लॉग सी। देखो इसको याद करने का तरीका है, अगर आपको पता हो, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको है, देखो, हाँ देखो, अगर आपको पता हो कि जब भी अपन वीक लेके चलेंगे, जब भी वीक बेस होगा तो हमेशा जो आपका क्या होता है, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस होती है, और जो आपका पीएच आता है वो एसिडिक नेचर होता है सॉल्यूशन का, और पीएच 7 से कम आएगा ना। देखो तो पी के डब्ल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, तो के डब्ल्यू 10⁻⁻14 ना, तो पी के डब्ल्यू 14/2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 7 से कम आना चाहिए, देखो दोनों माइनस आ गए, दोनों माइनस आ गए। तो इसे याद करने तरीका है बस, है ना। अब जो नेक्स्ट केस पढ़ेंगे उसमें क्या बेसिक बनेगा, तो बेसिक बनेगा तो भी सेम का सेम फॉर्मूला आएगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों माइनस की जगह दोनों क्या आएगा, प्लस आएगा, बस और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। समझ में आया, जब एसिडिक आएगा दोनों प्लस कर दो कि 7 में से बेसिक आएगा तो 7 में प्लस करना पड़ेगा, तो 7 प्लस प्लस आ जाएगा। अभी एसिडिक आएगा तो 7 से कम होगा तो 7 और माइनस माइनस आएगा। ये याद करने तरीका है, इसको लास्ट में चार्ट बनवा दूंगा तो आपको और ढंग से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें तो गलतियाँ कहाँ होती है, देखो ध्यान दो, इस सी में, ये सी क्या चीज़ है, देखो ये तो सिंपल है, पी के डब्ल्यू निकालना सिंपल है, पी के बी निकालना सिंपल, जो मेन दिक्कत आएगी ना सी के अंदर आएगी। देखो तो सी क्या है, देखो सी है कंसंट्रेशन ऑफ दैट आयन विच अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, विच अंडरगो हाइड्रोलाइसिस। इसी में मेजरली गलतियाँ होती हैं बस। देखो जैसे अगर आप क्वेश्चन देखो ना, यहाँ पे देखो क्या है, देखो सी किसको लिया था अपन ने, सी लिया था अपन ने NH4+ को। तो NH4+ क्या था, NH++ वो आयन था जो हाइड्रोलाइज करा रहा है, तो जो NH जो सी है वो NH4+ का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सी वो कंसनट्रेशन है जो हाइड्रोलाइसिस कराता है, ठीक है ना। ये ना ही तो सॉल्ट की कंसनट्रेशन है, ना ये एसिड की है, ना ये बेस की है, ये किसी कंसनट्रेशन है, ये उस आयन की कंसनट्रेशन है जो हाइड्रोलाइसिस कराएगा, ठीक है। इसको क्वेश्चन की हेल्प से अपन और ढंग से समझेंगे इस बात को। देखिए अभी अपन एक क्वेश्चन करते हैं इंपॉर्टेंट, इसके अंदर क्या है, देखो इसने बोला है कि कैलकुलेट पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 200 ml ऑफ 0.1 m NH4OH एंड 200 ml ऑफ 0.1 m HCl ना। देखो तो अभी अपने को पहले पता नहीं है कि सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस है, बफर है या क्या है, ठीक है ना। तो पहले एसिड और जब भी एसिड और बेस दिखाई दे तो सबसे पहले एसिड और बेस की रिएक्शन करा दो। देखो अगर ये दोनों ख़त्म हो गए एसिड बेस तब तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस होगा, और नहीं ख़त्म होंगे तो ये बफर बन सकता है, ध्यान दो। देखो तो अपन कैसे करेंगे, देखो इसके अंदर NH4OH लिया इसने और साथ में है अपने पास HCl, है ना। तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा NH4Cl बनाएगा और बनाएगा H2O बनाएगा, ठीक है। अब देखो इसके कितने मिलीमोल्स गिवन है, ये 200 × 0.1 है ना, तो m×v करेंगे तो 20 मिलीमोल गिवन है, और HCl के 200 × 0.1 तो ये भी 20 मिलीमोल गिवन है। ये कुछ नहीं है, टी टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, 20 मिलीमोल बन जाएगा, और ये तो एक्सेस में तो उसको देखना नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये एसिड बेस दोनों ख़त्म हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। उसके बाद भी आप मुझे बताओ कि कौन सा आयन हाइड्रोलाइज कराएगा, Cl- तो स्ट्रॉन्ग सा है तो कराएगा नहीं, तो NH4+ जो है ना ये कराएगा। अब मुझे बताओ NH4+ की कंसनट्रेशन क्या होगी, ये होगा C ना, जो आयन हाइड्रोलाइज कराता है उसको बोलते हैं C, है ना। और ये क्या है, इसका कंसनट्रेशन निकालनी है, तो कितने मिलीमोल्स हैं, NH4+ के जितने NH4Cl के मिलीमोल्स रहेंगे उतने NH4 के रहेंगे, तो ये रहेगा 20 मिलीमोल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो चुका है 200 + 200 कितना हो गया 400, है ना। तो कटेगा और ये आ गया 1/20, तो कंसनट्रेशन C जो आ चुकी है ये आ चुकी है 1/20 आ चुकी है,
यहाँ तो बात क्लियर है आपको? ठीक है, अब निकालना है इसका पीएच। तो पीएच का देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, मुझे पता है 1/2 PKW, और यहाँ पे दोनों 7 से कम लाना तो माइनस माइनस करते हैं, PKB माइनस लॉग, और ये हो जाता है C। क्लियर बात सब लोगों को यहाँ तक? ठीक है, इसके बाद देखो ये होता है PH इज इक्वल टू हाफ, और ये हो जाएगा 14 माइनस PKB, है ना। PKB तो कितना दे रखा है यहाँ पे, 5 दे रखा है ना, 10⁻⁵ दे रखा है, तो PKB हो जाएगा 5। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे -5 आ जाएगा, माइनस लॉग, और ये हो जाएगा 1/20, है ना। तो तो 1/20 को सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, तो हो जाएगा हाफ 14 - 5, और ये हो जाएगा प्लस log 20। अब एक काम करते हैं, log 20 को अपन अलग से सॉल्व कर लेते हैं ना। तो log 20 जो कैसे बोलेंगे अपन, log 2 × 10 कर दें, तो log 2 + log 10 कर दें, log 2 0.3 और log 10 1, तो 1.3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ 14 - 5 प्लस 1.3 आ जाएगा। यहाँ तो बात क्लियर आप लोगों को? ठीक है, इसके देखो सॉल्व कर लेंगे फटाफट से अपन। तो कितना हो जाएगा 14, तो 15 में से 14 5 9 और 10.3 हो गया। ये 10.3 को अगर अपन हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5, है ना, 5.15। ये आपका आ जाएगा पीएच। पीएच आ गया तो यहाँ से आप पीओएच भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक तो अपन ने पीएच निकाल लिया ना। अब मान लो साथ साथ में इससे आपको केएच ही पूछा हुआ है, मान लो आपको केएच भी निकालना है। तो केएच क्या होता है बताओ, KW/KB होता है। KW कितना दे रखा था, 10⁻⁻14 पता है अपने, KB हो 10⁻⁻5। तो KH की वैल्यू क्या आ गई, 10⁻⁹ आ चुकी है ना। और K एसिड बेस, याद है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, वो क्या होता है 1/KH होता है। तो ये इस रिएक्शन के लिए, इस वाले रिएक्शन, इसका KH निकालेंगे, इसका K निकालेंगे तो KABN कहलाएगा वो, तो 1/KH होता है। तो ये होता है 10⁻9 आ जाएगा। क्लियर आप सब लोगों को यहाँ तक, है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि H क्या होगा, H, है ना, तो H कैसे कहा था मैंने, H क्या होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस होता है। तो ये होता है KH × C होता है ना। तो KH और 10⁻⁹, और कंसनट्रेशन कितनी दे रखी है, कंसनट्रेशन दे रखी है C दे रखा है 1/20 दे रखा है आपको, है ना। तो उसको कर दो 1/20 कर दो, इस पूरे का रूट आएगा, यहाँ से क्या आएगा आपके पास, C आएगा एग्जैक्टली। क्लियर बात सब लोगों को? ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस देखो इसको एक बार, है ना। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, जब एसिड और बेस दोनों दे रखा होगा, सबसे पहले क्या कराएंगे अपन, रिएक्शन कराएंगे। अगर रिएक्शन पूरी खत्म हो जाएगी, एसिड बेस दोनों खत्म हो जाएंगे, इसका मतलब ये क्वेश्चन किसका हो जाएगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का हो जाएगा। क्लियर है। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मुझे पता है पीएच का फॉर्मूला क्या होता है। अब पहले कंसंट्रेशन निकालनी जरूर, कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड टोटल वॉल्यूम, तो वहाँ से 1/20 आ चुका है। ठीक है, अब पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, अब मुझे पता होना चाहिए पहले से कि पीएच ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, 1/2 PKW माइनस PKB माइनस log C होता है, ये आपको भी याद कराया था। ठीक है, तो वहाँ से पीएच आ जाएगा। ठीक है, और KH पूछा, अगर हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट पूछा हो तो KW/KB कर लेंगे। और अगर एसिड बेस इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट पूछा हो, एसिड बेस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम वो पूछा हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो क्या 1/KH होता है, ये रिएक्शन होती है। और अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस पूछा हो तो क्या हो जाएगा, √KH × C होता है। क्लियर सबको बात यहाँ तक? ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डू द केस ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। ये भी सिमिलरली पहले वाले की तरह ही है, देखिए, है ना। सपोज मैंने एक वीक एसिड लिया है, CH3COOH प्लस NaOH, है ना। ये डिसोशिएट हुआ अपना, ये हुआ CH3COONA प्लस H2O में हुआ। क्लियर सबका बात? ठीक है, देखो इसके अगर मैंने इनिशियल मोल मान लो मैंने इसकी इनिशियल मोल CC लिए, ये पहले कुछ भी नहीं था, फिर ये पूरा फिनिश हो गया, लास्ट में ये C बचा, और ये भी, ये तो अपना सॉल्वेंट ही है। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या होगा कि जितना भी एसिड और बेस था दोनों ख़त्म हो गया, इसका मतलब ये सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस हो सकता है। ठीक है, अब बताओ मुझे इसमें से कि CH3CO- और Na+ में से बताओ हाइड्रोलाइसिस कौन कराएगा, जो वीक से है वो कराएगा। तो यहाँ पे कौन कराता है, CH3CO- जो होगा ना वो हाइड्रोलाइसिस कराएगा, मतलब एनायन कराएगा। इसका मतलब इसको बोलेंगे अपन एनायनिक। मतलब आगे रिएक्शन क्या होगी, देखो CH3COO- जो होगा वो H2O के साथ मिलके ये वाटर को तोड़ेगा और बनाएगा CH3COOH बनाएगा, है ना। और साथ में क्या बनाएगा, H लेगा तो OH- बच जाएगा। इसको बोलेंगे अपन
एनायनिक हाइड्रोलाइसिस, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस बोलेंगे इसको ना। और जो फाइनल सॉल्यूशन में OH माइनस बन गया, तो फाइनल सॉल्यूशन जो रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका, वो रहेगा बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर रहेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। और जो pH आएगा आपका बेसिक है, तो pH हमेशा क्या आएगा, 7 से ज़्यादा आएगा आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो इसके बाद देखो नेक्स्ट है ना, इसके बाद देखो, अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे फर्स्ट, अपन ने पहले जो केस पढ़ा था वही पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे जनरल, मैं लिखूँगा पहले जनरल हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, जनरल हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। तो इन दोनों में से होता है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कौन सी है, जो ऊपर वाली जो है वो तो एसिड बेस रिएक्शन है, तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और ये रिएक्शन है, ये हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन है। ये बात समझ आ रही है आपको। देखो तो कैसे करेंगे, देखो इसको CH3COO माइनस प्लस H2O, ये देगा CH3COOH प्लस OH माइनस। क्लियर बात सब लोगों को। इसके लिए अगर मैं KH लिखता हूँ तो उसका KH तो क्या आएगा, KH आएगा CH3COOH और OH माइनस डिवाइड बाई CH3COO माइनस और H2O आएगा। ये बात समझ में आप लोगों को, बिल्कुल सिंपल सी बात है यहाँ तक। ठीक है, अब मैंने आपको नेक्स्ट कहा था, पहले निकालता अपन रिलेशन, है ना। नेक्स्ट अपन निकालेंगे इसके अंदर रिलेशन, रिलेशन बिटवीन KH, KW एंड KB, है ना। तो KA यहाँ पे एसिड है, पर KA आएगा। तो एसिड किसका, के एसिड के लिए निकालेंगे। तो एसिड का देखो, एसिड की रिएक्शन कौन सी है, CH3COH, कैसे टूटेगा ये, CH3COO माइनस और H प्लस। इसके लिए लिखेंगे अपन के लिखेंगे, तो के क्या आएगा देखो, CH3COO माइनस आएगा, H प्लस आएगा और नीचे आएगा CH3COOH आएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं ये KA और KH को मल्टीप्लाई करता तो देखते क्या आता है, देखो है ना। अगर मैं KA इंटू KH करता हूँ तो KA क्या देखा, KA क्या देखा है अपने को, CH3 जो अपन ने सॉल्व किया है, CH3COO माइनस H प्लस डिवाइड बाई CH3COOH हो गया, मल्टीप्लाई बाय, और KH देखो क्या हो जाएगा, CH3COOH हो गया, OH माइनस हो गया, डिवाइड बाई CH3COO माइनस और H2 हो जाएगा। क्लियर बात सब लोगों को। ठीक है, देखो इसमें अगर अपन कैंसिल आउट करें तो CH3COH से, सॉरी H2 नहीं लेंगे इसमें ना, ये H2 तो सॉल्वेंट है, ये इसमें आउट हो चुका है। ठीक है, देखो यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, फाइनली क्या आ जाएगा अपने पास, फाइनली अपने पास आ जाएगा यहाँ पे H प्लस आ जाएगा और OH माइनस आ जाएगा। और H प्लस और OH माइनस जो होता है ये क्या होता है, KW होता है। तो इसका मतलब क्या आ गया, KA इंटू KH जो आ गया ना, KW आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने फॉर्मूला निकाल लिया कि हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट क्या हो जाएगा, देखो इसको बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट जो होगा वो आ जाएगा KH इज इक्वल टू KW बाई KA। यहाँ तक बात समझ में सब लोगों को। तो एक रिएक्शन आ गया, KH वहाँ पे क्या आया था, पहले वाले केस में जब वीक बेस था तब आया था KW बाई KB। अब वीक एसिड है तो KW बाई KA आ जाएगा। अब जब दोनों वीक होंगे तो KW बाई KA इंटू KB आ जाएगा। वो भी अपन आगे सॉल्व करेंगे कैसे आता है। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गई बात। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद जो H होगा, है ना, अपने को पता है पहले से, देखो ध्यान दो, नेक्स्ट लिखते हैं। देखो यहाँ पर अपन नेक्स्ट अपने पास है जो थर्ड रिलेशन है, वो क्या है, फॉर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। मैंने कहा था कैसे करते हैं, देखो इसको, तो कौन हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन देखो कौन सी है इसके अंदर, ये रिएक्शन अपने पास CH3COO माइनस प्लस H2O क्या बनाता है, ये बनाएगा CH3COOH प्लस OH माइनस। अब ये C रहता है, ये इनिशियल में कुछ नहीं रहता है, फिर C माइनस C अल्फ़ा होगा, या अल्फ़ा के जगह क्या आ जाएगा, H आ जाएगा इस बार, क्योंकि जहाँ पहले H बोलते थे, जहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था उसी को अब डिग्री ऑफ क्या बोलेंगे अपन, हाइड्रोलाइसिस बोलेंगे। क्लियर बात सब लोगों को यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे अपन, मैंने कहा CH, तो मैंने इसको लिखा था कि यहाँ से अपन क्या करेंगे, KH निकालेंगे, ये फिर से वही जो अपन ने पहले किया था वो कब हो जाएगा, CH आ जाएगा,
और C माइनस सी एच आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा सी एच स्क्वायर अपन 1 माइनस एच। अब जब बहुत ज़्यादा एच से बड़ा होगा, और हमेशा बड़ा होता ही है हाइड्रोलाइसिस के अंदर, हाइड्रोलाइसिस बहुत ही कम मात्रा में होती है ना, तो ये 1 हमेशा इससे बहुत बड़ा रहेगा। तो क्या होगा, आपका जो C है, आपका जो H है, वो क्या हो जाएगा, रूट KH बाई C आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर सब लोगों को? ठीक है। अब नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है pH निकालने का, है ना, कि pH कैसे निकाला जाए। जो फोर्थ पॉइंट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये है डेरिवेशन ऑफ pH। pH कैसे निकाला जाए, जो कैसे करेंगे। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को OH माइनस निकालना है ना, तो यहाँ पे देखो पहले ना, यहाँ निकाला जाएगा, pH निकालना है। अब यहाँ पे OH माइनस क्या था, OH माइनस जो था ना, वो था C अल्फ़ा। क्लियर बात सब लोगों को, है ना। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि मेरे को H प्लस निकालना है, तो H प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा KW डिवाइड बाई OH माइनस। सही है। अब KW डिवाइड बाई C अल्फ़ा, C अल्फ़ा मतलब CH, है ना, KW डिवाइड बाई C और H। और H का फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे H का फॉर्मूला आ चुका है, नीचे आ जाएगा KH, ऊपर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। ठीक है, C अंदर आएगा तो पूरे सबको रूट के अंदर लेंगे। देखो तो रूट के अंदर लेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दो, अंदर आ KW का तो क्या हो जाएगा, KW का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे का रहता है ना। यहाँ देखिए, अगर अंदर आएगा तो KW का तो क्या हो जाएगा, KW का स्क्वायर हो जाएगा, अंदर C का भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे C ऐसे कैसे रहेगा, और KH है ना, और KH क्या होता है, KH होता है KW बाई KA होता है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, KA आ जाएगा। ठीक है, C से C कटेगा, एक KW से KW कटेगा, फाइनली क्या आ जाएगा आपके पास, KW इंटू KA अपॉन C आ जाएगा। यहाँ तो बात समझ में है सब लोगों को। और ये क्या आ गया, ये H प्लस आ गया। अब वापस से वही करना है अपने को, दोनों तरफ लॉग लेना है और माइनस से मल्टीप्लाई करना है। अगर दोनों तरफ लॉग लूँगा तो क्या आएगा, यहाँ पे लॉग H प्लस हो जाएगा, ये पूरा की पावर हाफ लिखा हुआ है तो हाफ आगे आ जाएगा, लॉग मल्टीप्लाई वाले प्लस में हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, लॉग KW प्लस लॉग KA माइनस लॉग क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लॉग, अब इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग H प्लस 1/2 माइनस लॉग KW माइनस लॉग KA, और यहाँ पे प्लस लॉग क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, इसी को अपन वापस लिखते हैं, देखो कैसे लिखेंगे। तो माइनस लॉग H क्या होता है, माइनस लॉग H तो PH होता है हाफ, माइनस लॉग KW क्या होता है, PKW होता है, प्लस माइनस लॉग KA क्या होता है, PKA होता है, और ये क्या हो जाएगा, लॉग C हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना फाइनल फॉर्मूला आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। देखो इसमें क्या है, pH क्या आना चाहिए, 7 से ज़्यादा आना चाहिए, तो 7 से ज़्यादा ही आया क्यों, तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ हो गया, PKW तो क्या 14 का आधा कैसे कर लोगे, 7, और दोनों प्लस प्लस हो गए तो क्या होगा, 7 से ज़्यादा आ जाएगा ये। क्लियर आपको यहाँ तक बात। और ये C क्या है, C कंसनट्रेशन ऑफ, है ना, C क्या है, C जो है वो कंसनट्रेशन ऑफ दैट आयन, उस आयन की कंसनट्रेशन है विच अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस, जिसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है ना, उसका कंसनट्रेशन है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, CH3CO माइनस हो रहा है, इसकी कंसनट्रेशन जो होगी वो C होगा, है ना। अब इसको क्वेश्चन की हेल्प से अपन और क्लियरली समझेंगे। यहाँ तक बात क्लियर सब लोगों को, है ना। तो अभी जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें C को आपको ढंग से निकालना और सब कुछ सिखाऊंगा, तो यहाँ तक आप समझिए। इसके बाद अब देखो, इसके बाद एक नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखिए। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट pH ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 200 ml of 0.1 m CH3COH एंड 50 ml of 0.2 m CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, अब देखो, जब भी मैंने कहा आपको, जब भी एसिड बेस का क्वेश्चन आए तो पहले बिना सोचे समझे एक रिएक्शन लिख दो, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो कैसे लिखोगे इसको, अगर आप शॉर्टकट मारने की कोशिश करोगे तो हमेशा गलत हो जाएगा। देखो तो क्या होगा, CH3COOH प्लस CaOH होल ट्वाइस,
क्योंकि इन दोनों ही सॉल्यूशन से बफर ही बन सकता है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस बन सकता है, दोनों चीज़ बन सकती है ना। तो आपको हमेशा पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद समझ में आएगा। देखो तो कैसे बनेगा इसके बाद, ये अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, देखो CH3COO होल ट्वाइस Ca बनता है ना, कैल्शियम एस्टेट और 2H2O, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब देखो मुझे बताओ इसे कितने मिली मोल्स गिवन है, 0.2 और 200 इंटू 0.2 ना, ये मोल नहीं आएगा, मिली मोल आएगा। क्यों मिली मोल आएगा, कि मल्टीप्लाई करेंगे तो ml से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना है, ये 20 गिवन है। और ये कितने गिवन है, ये दे रखा है आपको 110, ये आपको दे रखा है 10, तो ये आपको 10 मिली मोल गिवन, 20 मिली मोल गिवन है, 10 मिली मोल गिवन है, ये कुछ नहीं है ना। अब जब रिएक्शन हो जाएगी तो ये 1 मोल 2 मोल के रिएक्ट कर रहा है ना, तो 10 मोल 20 के साथ करें तो पूरा खत्म हो जाएगा। और ये 10 था तो ये 10 बन रहा था, एक था तो एक बना था, 10 तो 10 ही बनेगा, तो 10 मिली मोल बन जाएगा, खत्म। ये तो एक्सेस में क्लियर बात सब लोगों को। इसका मतलब 10 मिली मोल आपका कैल्शियम एसीटेट बनेगा, है ना। अब देखो अगर कैल्शियम एसिड 10 मोल बन गया, अगर मैं इसको कैल्शियम एसीटेट को फिर से लिखूँ तोड़ के, देखो CH3COOH डिस्ट्रीब्यूट तो कैसे होगा, ये होगा 2CH3COO माइनस प्लस Ca+2 होगा। ठीक है, तो अगर 10 मिली मोल रहेगा, ये पूरा फिनिश हो जाएगा तो कितना बनेगा, ये 2, तो ये हम बनेगा 20 मिली मोल ये बनेगा, और 10 मिली मोल ये बनेगा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँगा CH3COO माइनस की कंसनट्रेशन पूछूंगा आपसे, तो कैसे निकालोगे, देखो मुझे तो CH3COO माइनस के मोल्स कितने हैं, ये मोल्स है 20, और नीचे टोटल वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, 200 + 50 250 हो गया ये, 250। ठीक है, देखो अब इसमें गलती देखो कहाँ करते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया अपने पास 2/25 आ गया। देखो अब इसमें गलतियाँ कहाँ करते, देखो अब ये जो आया है ना, अब ये जो है वो C है। अब जो आप सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में जो फॉर्मूला देखते हो ना C वाला, तो वो ये C है, कंसनट्रेशन ऑफ दैट आयन विच विल हाइड्रोलाइज, तो ये CH3CO माइनस, ये वो आयन है जो हाइड्रोलाइज कराएगा, ये बात समझो आप, है ना। नॉर्मल इनकी कोई कंसंट्रेशन नहीं है, इस सॉल्ट की कंसंट्रेशन भी नहीं है, ये उस आयन की है जो कराएगा। तो जो सॉल्ट तो 10 ही थे, पर ये आयन तो डबल हो गया ना, ध्यान दो, सॉल्ट तो 10 ही थे, पर ये आयन जो हो गया ये डबल हो गया, क्योंकि ये CH3CO होल ट्वाइस Ca था। तो अगर ये 1 मोल रहेगा तो डबल मोल रहेगा, 2 मोल रहेगा तो 10 मिली मोल रहेगा, तो ये अकेला जो होगा 20 मिली मोल रहेगा। तो 20 मिली मोल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम क्या हो गया आपके पास, इससे कंसंट्रेशन आ गई, बहुत बढ़िया। अब आपको पता है कि सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस क्वेश्चन है, आपको पीएच का फॉर्मूला पता है, पीएच का फॉर्मूला तो क्या होता है इसका, पीएच का होता है 1/2 pKa प्लस pKw, या पहले pKw कर लो, प्लस pKa प्लस log C कर लो, बस सिंपल, है ना। देखो यहाँ से फॉर्मूला देखो क्या आएगा, इसमें अगर वैल्यू पुट कर दोगे, पीएच हाफ, ये तो 40 है ना। देखिए इसके बाद अभी क्या हो गया, ये हो गया अपने पास 0.14 + 5 प्लस log 2/25। अब log 2/25 देखो सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको अपन, 1/2 14 5 प्लस log 2 माइनस log 25, log 25 क्या होता है, 5 की पावर 2, तो 2 आगे होता है 2, और log 5 हो गया, बस ख़त्म, है ना। अब सॉल्व देखो, इसको आगे सॉल्व करते हैं अपन यहाँ से ही, तो 1/2 14 + 5 प्लस ये log 2 कितना होता है 0.3 माइनस ये होता है 0.7, तो 0.7 को इंटू टू भी करना है, तो क्या हो जाएगा 1.4 हो जाएगा ये, है ना। तो ये कितना हो गया ना, ये हो गया 1.1 माइनस 1.1 हो गया, और ये हो जाएगा 19 में से 1.1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 17.9 डिवाइड बाई 2 कर दो, ये आता है अपने पास 8.85। तो पीएच कितना कितना आ गया, 7 से आधा आ गया, 8.85 आ गया। क्लियर सबको यहाँ तक बात, ठीक है। इसी क्वेश्चन में मान लो आपसे पीएच है ना, मैं पूछा गया नहीं, अगर हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट पूछा था, केस पूछा था, केस किस निकालते हो, KW/Ka हो जाता, तो 10 = क्या होता, 10 की पावर -14 डिवाइड बाई 10 की पावर -5 आता, 10 की पावर -9 आया था। क्लियर आपको बात यहाँ तक। और KH कैसे निकाल, और H कैसे निकालते, C/KH निकालते, C दे रखा था, कंसनट्रेशन कितनी आ गई थी आपकी 2/√C/KH, है ना। अगर ये निकालना है तो कितना आता है, ये √KH/C होता है ना, ये तो सॉरी √KH/C होता है। तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास,
ये दे रखा 10⁻⁹ और h कितना होता है, c कितना दे रखा है आपको, यहाँ पे c जो निकाला अपन ने ये अलग 2/25 ऊपर आया था। यहाँ तक बात क्लियर सब लोगों को? ठीक है, चलो अब इसके लास्ट केस पढ़ेंगे अपन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। देखो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास वो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, है ना। तो सपोज मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, एक वीक एसिड लेते हैं ना, तो वीक एसिड मान लो मैंने लिया CH3COOH लिया, है ना, और वीक बेस लिया NH4OH लिया। रिएक्शन देखो क्या होगी, ये होगा, ये बन जाएगा अमोनियम एसीटेट और वाटर बन जाएगा, है ना। इसमें हाइड्रोलाइसिस कौन कराएगा, एसिड भी हाइड्रोलाइज कराएगा, बेस भी हाइड्रोलाइज कराएगा। समझ लो इनिशियल इसके मोल्स ले रखे हैं, CC मोल्स ले रखे हैं इसके ना। अभी पूरे खत्म हो जाएगा तो इसका C मोल बनेगा, ये और ये तो क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है, इसको कंसिडर करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो नेक्स्ट, अगर मैं फर्स्ट पढ़ूँ, मैं पढ़ाऊँ जर्नल हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन जो अपन तीर से पढ़ते आ रहे हैं। देखो तो इसमें क्या होगा, एसिड भी रिएक्शन कर रहा है और बेस भी कर रहा है ना, मतलब एनायन भी कर रहा है, CH3COO- भी कर रहा है और NH4+ भी कर रहा है। अब जो वो वाटर से करेगा ना, तो क्या बनेगा, ये बनाएगा, एक H ले लेगा तो क्या बन जाएगा, CH3COOH बन जाएगा। जो OH माइनस बच जाएगा वो इससे अटैच हो जाएगा तो क्या NH4OH बन जाएगा। यहाँ तो बात क्लियर हो आपकी। अब इसके लिए अगर मैं हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन लिखूँ तो क्या आएगा, KH, है ना। तो KH जो क्या आएगा इसके अंदर, CH3COOH और NH4OH, और नीचे क्या आ जाएगा, CH3COO- और आ जाएगा NH4+। तो ये अपना आया KH। अब अपन निकालेंगे रिलेशन बिटवीन KH के अंदर, KW के अंदर, KA के अंदर और KB के अंदर। अब KA और KB क्या होता है, देखो KA और KB जो होता है ये एसिड और बेस के लिए होता है, ठीक है। देखो तो KA, देखो KA फाइनली क्या होगा एसिड के लिए, CH3COH होता है, तो ये होता है होगा CH3CO- और H+ डिवाइड बाई CH3COH। ये कहाँ से आया, देखो कि वीक एसिड अगर होगा तो कैसे टूटेगा, ये CH3COH और टूटेगा, CH3CO- और H+ टूटेगा, हाँ, इससे Ka लिखा गया, ठीक है। ऐसे अगर मैं Kb लिखूँ, ध्यान दो, ऐसे Kb लिखूँगा तो Kb में क्या आएगा, NH4OH यहाँ हो जाएगा, NH4+OH- तो क्या हो जाएगा Kb, ये हो जाएगा NH4+OH- और NH4OH हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं Ka इंटू KB इंटू KH करूँ, ध्यान दो, ये इंटू ये इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, जो क्या होगा, ये CH3COH ऊपर है, ये नीचे ये कट जाएगा, ये NH4 ऊपर है, ये NH4OH नीचे ये कट जाएगा, यहाँ पे CH3CO- नीचे और यहाँ पे ऊपर ये कट जाएगा, ये NH4+ नीचे है, ये NH4+ ऊपर तो ये कट जाएगा। ये इनको दोनों को, इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा, 1 2 और 3 को, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, सब कट जाएगा, केवल H+ और OH- बचेगा। इसका मतलब क्या क्या बन जाएगा, KW हो जाएगा ये। तो यहाँ से KH का फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास, KW डिवाइड बाई KA इंटू KB आ जाएगा, है ना। तो ये क्या आ चुका है अपने पास, ये अपने पास आ गया है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस। ये क्या होता है, डिसोसिएशन, और इसको हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं ना, हाइड्रोलाइसिस होता है, हाइड्रोलाइसिस और कांस्टेंट कहा जाता है इसको, ठीक है। यहाँ तो बात क्लियर है आपको। इसके बाद देखो नेक्स्ट, है ना, ठीक है। देखो इसके बाद अपन ने निकाला था H, कि H और H में रिलेशन निकालना है अपने को, है ना। नेक्स्ट अपन पढ़ रहेंगे इसके अंदर रिलेशन, है ना। देखो रिलेशन बिटवीन KH एंड H, सॉरी NH के अंदर निकालना है, ठीक है। तो बताओ तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन क्या हुई थी अपने पास, रिएक्शन थी अपने पास CH3COO- NH4+ और H2O, ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन थी। और क्या बनाया था इसने, CH3COOH बनाया था और NH4OH बनाया था, याद करो। अब ये पहले CC ले रखा तो C- CH हो जाएगा, C- और ये बन जाएगा CH और ये बन जाएगा CH बन जाएगा। तो इसलिए KH देखो क्या आएगा, ये आएगा CH इंटू CH अपॉन C- इंटू C- आ जाएगा। यहाँ तो बात क्लियर है आपको। अगर सारे C कॉमन लेंगे तो ऊपर C² आएगा, जो C² आएगा तो क्या हो जाएगा, ये H² अपॉन 1 - H का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तो बात क्लियर है। तो यहाँ से अपने KH की वैल्यू क्या आ जाएगी, KH की वैल्यू आ जाएगी H अपॉन 1 - H का होल स्क्वायर आ गया।
क्लियर है, मतलब इसमें के एच जो होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ किसके आ गया, इंडिपेंडेंट ऑफ एच आ जाता है। तो नेक्स्ट कौन सा हो गया, ये के एच की वैल्यू आ गई, ये के एच की वैल्यू पता होनी चाहिए। के एच जो होता है वो होता है एच अपॉन 1 माइनस एच का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड, देखो थर्ड है डेरिवेशन ऑफ पी एच। अब अपन पी एच ड्राइव करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो पी एच के लिए आप एसिड या बेस किसी के लिए भी के ए या के बी लिख लो, एक सेम आंसर आएगा। मान लो इसके यहाँ पे मैंने एसिड का के ए ये था ना, तो इसी से चालू कर देने को इसको, ध्यान दो। तो के ए, मान लो एसिड के लिए के ए की वैल्यू थी, याद करो, मैंने देख लेते साथ साथ। देखो के ए के लिए क्या लिखाई थी मैंने आपको, CH3COO माइनस और H प्लस, और नीचे क्या था, नीचे आ गया था अपने पास CH3COOH आ चुका था। ठीक है, अब देखो पीएच के लिए H प्लस तो निकालना है अपने को, CH3CO माइनस क्या हो गया, H माइनस सी अल्फा हो गया, C माइनस CH हो गया, और CH3COH क्या हो गया, ये अपने पास क्या था, ये आ गया CH, तो यहाँ पे आ गया CH और H प्लस के। समझ में आया कैसे किया अपन ने, है ना। देखो अब यहाँ से C तो कट जाएगा, है ना, कॉमन ले कट जाएगा, तो के ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, के ए की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एच अपॉन एच इंटू एच प्लस। ठीक है, अब बताओ ये जो है, हाँ ये जो है एच अपॉन 1 माइनस एच अपॉन एच, देखो यहाँ देखो के एच क्या था, एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच, मतलब अगर एच अपॉन 1 माइनस एच जो होगा ना वो रूट एच होगा, और इसका इन्वर्स है, इसका मतलब देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान देना। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा के ए इंटू एच प्लस, और नीचे आ जाएगा रूट के एच। समझ में आया कैसे आया रूट के एच। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगर मैं एच प्लस निकालूंगा तो एच प्लस क्या आ गया, के ए इंटू रूट के एच, और के एच की वैल्यू क्या आ गई थी बताओ मुझे पहले, यार के ए इंटू के एच की वैल्यू आई थी के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी आई थी। ठीक है, अब के ए अंदर आ गया तो क्या हो जाएगा, के ए स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर जाएगा तो आएगा के डब्ल्यू इंटू के ए स्क्वायर और के ए कट जाएगा, और नीचे आ जाएगा के बी आ जाएगा। समझ में आया ये बात आपको। अब देखो अपन दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉग एच प्लस हो जाएगा, है ना, और ये इसकी पूरे की पावर हाफ है तो हाफ आगे उतर जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग, ध्यान दो, लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग के ए माइनस लॉग के बी। ठीक है, तो ये बात समझ में आएगा कैसे हुआ आपको, देखो ध्यान से, है ना। देखो तो के डब्ल्यू क्या, लॉग एच क्या आ गया, हाफ के लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग के ए माइनस लॉग के बी लिखा है ये। ठीक है, अगर पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा इसके अंदर, माइनस लॉग एच प्लस हाफ, ये देखो माइनस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के ए, और माइनस माइनस माइनस, और एक और माइनस हो जाएगा अंदर, ये लॉग के बी हो जाएगा। ठीक है, माइनस लॉग एच क्या होता है, ये होता है, देखो अब इसको नेक्स्ट पेन से फाइनल, देखो फाइनल रिजल्ट आने वाला है। देखो ये हो जाएगा पी एच हाफ, ये हो जाएगा पी के डब्ल्यू, और ये माइनस लॉग के ये क्या होता है, प्लस पी के ए हो जाएगा, ये माइनस, और ये नीचे अंदर क्या हो जाएगा, पी के बी हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ में आया, तो एच ऐसे निकालेंगे। तो इसकी तो मेजर जो मेन काम का बात है ना वो ये है, दिस पी एच जो होगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन के क्या है, ये इंडिपेंडेंट आ गया। क्लियर है बात सब लोगों को यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपके पास पीएच का फॉर्मूला आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पीएच इजिकल टू पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए माइनस पी के बी हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट, अगर के ए ज़्यादा होगा के बी से तो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, है ना। आप वैल्यू से सॉल्व करवाऊंगा आपको, समझ में आएगा आपको कि एसिडिक हो जाएगा इसके अंदर ना। और बाकी आप यहाँ से भी देख सकते हो, देखो कि ए की वैल्यू ज़्यादा होगी तो पी के ए की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पी के ए की कम हो जाएगी, इसका मतलब क्या, 7 से कम हो गया तो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा बस ये। और पी के बी की ज़्यादा होगी, के बी की ज़्यादा होगी तो पी के बी की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये बेसिक हो जाएगा। माइनस कम हो जाएगा तो क्या हो, 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बेसिक हो जाएगा। ठीक है,
के ए इज ग्रेटर देन के बी तो एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि मोर ऐसे जो लॉजिक है वो ये है कि मोर H प्लस आयन जो होंगे ना वो प्रोड्यूस होंगे, है ना। और इफ़ के बी ज़्यादा होगा के ए से तो बेसिक हो जाएगा, क्योंकि मोर ओ एच माइनस आयन्स, मोर ओ एच माइनस आयन्स जो होंगे वो प्रोड्यूस होंगे, है ना। और इफ़ के ए और के बी दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ तो बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब इसी बात को अपन क्वेश्चन से की हेल्प से समझेंगे, देखो ध्यान से, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अपन ने बोला CH3COO NH4 ये एक एसॉल्ट है जिसके अंदर के ए की वैल्यू दे रखी है 10⁻5 एंड के बी की वैल्यू भी 10⁻5 दे रखी है, और आपसे पूछा है कि पीएच बताओ कितना हुआ, है ना। तो कैसे करोगे आप, मुझे पता है फॉर्मूला इसको पहले से याद है मुझे कि पीएच जो होता है सॉल्यूशन, पीएच जो होता है ये हाफ पी के डब्ल्यू, तो कितना हो गया 14 प्लस पी के बी, पी के क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और पी के बी कितना हो जाएगा ये भी 5, तो 5 तो कट जाएगा और कितना आ जाएगा ये 7 आ जाएगा। यह समझ में आपको। जैसे एक क्वेश्चन और कर देखो, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि इफ़ इन अबाउ सॉल्यूशन 100 ml water is mixed, find न्यू pH ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दो, देखो इस उपराल सॉल्यूशन के अंदर मैंने 100 ml पानी और मिलाया, तो पानी में मिलाएंगे तो क्या हो, कंसंट्रेशन चेंज होगी, कंसंट्रेशन चेंज होगी, ये कंसंट्रेशन तो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम होता है। पर देखो इसके जो पीएच का फॉर्मूला है इसके अंदर कंसंट्रेशन का टर्म तो आया ही नहीं, कंसंट्रेशन का टर्म नहीं आया, इसका मतलब क्या होगा कि इसका पीएच जो रहेगा वो सेम का सेम ही रहेगा। इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे सॉल्यूशन में कि इसका भी पीएच जो रहेगा 7 ही होगा, क्योंकि ये जो होता है शॉर्ट हेडलेस ऑफ वीक एसिड और वीक बेस होता है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। क्योंकि देखो यहाँ पे कोई भी कंसंट्रेशन का लॉग सी का टर्म आया ही नहीं है ना। जब वीक एसिड था वीक बेस था तब लॉग सी का टर्म आ रहे थे, पर यहाँ पे कोई भी लॉग सी का टर्म नहीं आया, कंसंट्रेशन का टर्म आया ही नहीं है कोई भी। समझ में आई बात आपको ये, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, देखो फटाफट से इसके अंदर अपन, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि HCOONH4 है ना, के ए दे रखा है आपको 10⁻⁻4 और के बी दे रखा है 10⁻⁵। आपसे पूछा जाएगा पीएच बताओ कितना है इसका, तो सिंपल सा क्या करना है सॉल्यूशन के अंदर, इसके अंदर फॉर्मूला अपने को याद है, पहले फॉर्मूला लिखिए हमेशा, जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो उस फॉर्मूला लिखो ताकि बार बार आपको फॉर्मूले रटते जाएं सारे सारे ना। के डब्ल्यू प्लस क्या होता है, पहले पी के ए फिर माइनस पी के बी, पहले ए आता है ना बी से इसलिए पहले ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो पी एच इजिकल टू क्या आएगा हाफ 7, और ये हो जाएगा आपका +4 और ये हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 6.5। ये समझ में आया, इसका मतलब क्या हुआ, इस बार क्या था के ए जो था वो ज़्यादा था, इसका मतलब एसिडिक आ गया। क्लियर बात सब लोगों को। सिमिलरली एक क्वेश्चन और देख लो फटाफट से, अगर मैं आपसे बोलूँ CH3 CH2 और COONH4 है ना। इस बार के ए दे रखा है आपको 10⁻⁻6 और के बी दे रखा है आपको 10⁻⁻5 दे रखा है ना। अब बोला बताओ पीएच निकालो कितना होगा, तो पीएच कैसे निकालोगे, हाफ ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 14 आएगा ना, हाफ इंटू 14 और ये हो जाएगा आपके पास +6 -5 कर दोगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 15 15 7.5 हो जाएगा, 7.5 बेसिक, और ये क्या हो गया एसिडिक, है ना। जो मैंने पहले कहा था वही वापस प्रूव हो चुका है कि के ए ज़्यादा हुआ तो एसिडिक होगा, के बी ज़्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा बेसिक हो जाएगा, है ना। तो इसमें जो काम की बात है वो अपन लिख चुके हैं पहले ही कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो रहेगा, देखो इसमें लिख वापस चलते हैं, बस कोई इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है ये, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अपन बोल रहे हैं कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस as well as pH of weak acid and weak base salt solution does not depend on concentration,
that is independent of डाइल्यूशन। क्लियर सबको बात यहाँ तक? ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है ना, तो ये चार जो है ये अपने कोर्स में एक छोटा सा कई बार एक क्वेश्चन और आता है, आप देख लीजिए उसको भी साथ साथ में ही, है ना। इसको 5th पार्ट में कर लेते हैं अपन, है ना। ये होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ एम्फोप्रोटिक एनायन। ये लिखा है सॉल्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एम्फोप्रोटिक एनायन। देखो जैसे अगर फॉर एग्जांपल से NaHS दे रखा है आपको, तो क्या छूटेगा, ये Na+ दे रखा है और HS- छूटेगा। अब HS- जो है ना ये एम्फीप्रोटिक है, ये H+ ले भी सकता है और दे भी सकता है। तो ये अपने सारे अपने कोर्स में नहीं आता वैसे, पर फिर भी मैं आपको सिंपल इसका जब भी एम्फीप्रोटिक आएगा तो सिंपल सा इसका आपको बताऊंगा कि ये जो HS- है ना ये पॉलीप्रोटिक एसिड का है। तो पॉलीप्रोटिक एसिड जब भी होगा ना तो इसका आपको Ka1 और Ka2 गिवन होगा हमेशा ना। तो इसका pH का सिंपल सा एक फॉर्मूला है, बस आपको देख लिखना है अभी यहाँ पे, pKa1 + pKa2 डिवाइड बाई 2। कहाँ से आया क्या है ये अपन सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि ये अपने भी कोर्स में नहीं है। अपन कई बार जस्ट क्वेश्चन आया तो सीधा अपन क्या करेंगे, अगर पॉलीप्रोटिक होगा तो क्या होगा, pKa1 + pKa2 डिवाइड बाई क्या कर देंगे अपन, 2 कर देंगे। ये भी जो होता है ये भी कंसनट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है ना। एग्जाम्पल देखो, जैसे अगर ये NaHS आ गया आपके पास, ऐसे आपके पास NaHCO3 आ गया आपके पास, NaHSO3 आ गया आपके पास। ये जितने भी एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं ये सारे पॉलीप्रोटिक एसिड के सॉल्ट्स बने हुए हैं ना। तो इनके अंदर क्या होता है, जो Ka1 Ka2 दे रखा है दोनों का प्लस करके इनको डिवाइड किया जाता है। क्लियर बात सब लोगों को यहाँ तक? देखो अब ये जो लास्ट मैंने बनाया है ये आपके नीट और जेई मेंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये अपन ने जो भी अभी सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पढ़े हैं, अपन ने जब सारे ड्राइव करे हैं उनका मेन कंक्लूजन है। अगर आपको ये ध्यान रहेगा सीधा तो आप सीधा क्वेश्चंस कर सकते हो ना। आप एग्जाम में पूरा ड्राइव तो करने बैठोगे नहीं वहाँ पे, ठीक है। देखो तो यहाँ पे आप जो आपको पढ़ा है बस वही चीज़ों को मैंने समराइज़ किया है, लिखा है, एक वापस बता दूँ ताकि बता दूँ, ताकि अगर एक टेबल में रहता है तो आपको ईजिली याद करने में आसान रहती है। देखो मैंने कहा कि 4 टाइप के हैं मेजरली, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का तो केस ही अलग है, ये तो इसमें तो हाइड्रोलाइसिस होगा ही नहीं, न्यूट्रल रहेगा, pH = 7 रहेगा। अब अगर देखो वीक बेस आ गया, या तो वीक बेस आ जाएगा या वीक एसिड आ जाएगा या दोनों ही वीक हो जाएंगे, ठीक है। अगर वीक एसिड आ जाएगा तो Ka/KH क्या रहेगा, KW/Kb, क्योंकि है ना वीक बेस आएगा तो Kb गिवन होगा, और क्वेश्चन में अगर Ka गिवन है इसका मतलब क्या है, वीक एसिड गिवन है, तो क्या हो जाएगा KW/Ka आ जाएगा, और दोनों चीज़ें गिवन है तो KH क्या हो जाएगा, KW/Ka × Kb आ जाएगा। तो ये तो आपको सिंपली याद हो चुका है ना, KH = लिखा है KW/Ka × Kb हो जाएगा, ठीक है। अगर H की बात करेंगे तो H तो हमेशा क्या होगा, √KH/C, तो √KH/C और KH की वैल्यू यहाँ से पुट कर दोगे तो पूरा सॉल्व हो जाएगा। H = इसमें भी डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, ये होगा √KH/C, KH के लिए यहाँ से पुट कर दो, यहाँ पे अलग रहेगा। इसमें जो KH होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन रहता है, तो क्या होगा H²/1 - H का होल स्क्वायर होता है। ये अपन ने ड्राइव किया है, कहाँ से आया। pH की बात करें तो क्या होगा, हाफ पहले, और ये pKw माइन, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये बनता है अपने पास ये बनेगा अपने पास एसिडिक, और ये बनेगा बेसिक। एसिडिक मतलब 7 से कम तो pKw का हाफ, तो 14/2 7, तो ये दोनों माइनस कर दो इसके अंदर, ऐसे याद करने तरीका है ना। और यहाँ पे क्या होगा 7 होगा तो दोनों क्या हो जाएगा, 7 से ज़्यादा होगा तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो pKa + log C आ जाएगा। समझ में आया आपको बात। और ये देखो ये क्या होगा, pH = क्या होगा, हाफ pKw + pKa - pKb, A - B ऐसे याद कर लीजिए इसके अंदर ना। और इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट बात कौन सी है कि इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन आता है ना। इंडिपेंडेंट मतलब HB और इसका PHB दोनों ही इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन आता है, इसका मतलब डाइल्यूशन से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है अपना बफर, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में जो मेजर क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं लास्ट के 3 टॉपिक में से ना, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, बफर और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस अपन ने पढ़ा आज, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन बफर। थैंक यू सो मच, यहाँ तक पढ़िए। और यहाँ तक अगर आपको डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने पहले के लेक्चर्स ढंग से नहीं देखे, तो वो भी देखिए और साथ साथ में अपने कॉपी बनाते रहिए। चलो थैंक यू सो मच।